अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, आम इंतखाबात का इनेकाद महज 14 दिन की दूरी पर है और ऐसे में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। सियासी जमातों के काबरीन अपनी अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम का जहां आगाज कर चुके हैं, वहीं अपने सियासी मुखालफिन को जेर करने के लिए तनकीद और इल्जामात की बौछार भी हम देख रहे हैं कि जारी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपने जलसों में मौजूद शुरका को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो वो अपने सियासी मुखालफिन को इंतकामी सियासत का निशाना बनाएंगे, जो वो हमेशा करते आए हैं। लिहाजा इंतकामी सियासत के खात्मे के लिए लोग बिलावल को वोट दें। बिलावल भुट्टो के इल्जामात का जवाब देने के बजाय मुस्लिम लीग नून की क़यादत बिलावल को तहजीब से पेश आने के मशवरे और बिलावल भुट्टो के इल्जामात का जवाब ना देने को पार्टी पॉलिसी करार दे रही है। अगर हमारी हालिया सियासी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो आम इंतखाबात 2024 हर लिहाज से अनोखे हैं। इन इंतखाबात में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब इक्तदार में आने का दावा करने वाली जमात के मंशूर का अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। इन इंतखाबात में सियासी जमातें अपनी माजी की कारकर्दगी पर वोटर को कायल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आती हैं। ऐसे में घर जले किसी का और हाथ सेके कोई के मिस्दाक ये सियासी जमातें इक्तदार की कुर्सी के हसूल के लिए आजाद उम्मीदवारों से आस लगाए बैठी हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वो आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना पसंद करेंगे। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान का यह दावा है सामने आया है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवार उनके साथ राब्ते में हैं, जो सीट जीतने की सूरत में उनकी जमात में शामिल हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के आदादो शुमार के मुताबिक आम इंतखाबात में कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 11,785 उम्मीदवार खड़े हैं, जो कि पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में आज़ाद उम्मीदवारों की सबसे बड़ी तादाद है। इन बड़ी सियासी जमातों का ख्याल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों का इंतखाब में हिस्सा लेना इनके लिए खुशाइंद है, क्योंकि मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात के टेक्निकल नॉकआउट के बाद ये जो सियासी जमात के उम्मीदवार हैं, आज़ाद हैसियत में इंतखाबात जीतने की सूरत में ज़्यादातर उम्मीदवार धौंस, धमकियों या फिर लालच के एवज दीगर सियासी जमातों में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, जिससे अवाम में गैर मकबूल सियासी जमातों को हुकूमत बनाने का मैंडेट मिल जाएगा। सियासी माहिरीन का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये अवाम के वोटों की बेतौकीरी होगी और अवाम का इस जमहूरी अमल से बिल्कुल एतबार उठ जाएगा। इस खतरे को भांपते हुए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और मारूफ कानूनदान सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार देने का जो फैसला लाहौर हाईकोर्ट का जो फैसला है वो लाहौर हाईकोर्ट में हमने देखा है कि चैलेंज कर दिया है। क्या बल्ला छिन जाने के बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में ही इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं या फिर पीटीआई के टिकट पर? क्या पीटीआई से बल्ले का निशान 5 साल के लिए गया है या फिर ताहयात गया है? इन तमाम तर कानूनी उमूर पर और कुछ बहुत से सियासी मामला इस वक्त हैं मुल्क में जो ऑन गोइंग है, उन पर भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सीनियर माहिर कानून और आइन हैं जनाब एतजाज एहसन साहब ने। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मैं एतजाज एहसन साहब, जैसे मैंने इब्तदाई में कहा, कुछ इशूज़ हैं जिन पर आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले सर बड़ी कयास राइयों का एक सिलसिला था कि एतजाज एहसन साहब क्या अब पीपल्स पार्टी के साथ हैं, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हैं, लेकिन आई थिंक वो कयास राइयाँ खत्म हो गई जब बिलावल भुट्टो साहब का जो लाहौर का जलसा है, ना सिर्फ आप वहां मौजूद थे बल्कि आपने खिताब भी किया। लतीफ खोसा साहब का सर कहना था कि मैं पीटीआई में आ गया हूं तो बस समझे एतजाज एहसन भी आ गए हैं, मगर आप तो सर पीपल्स पार्टी के जलसे में ये दोबारा से नजर आए, तो दूरियां थी सर कोई पीपल्स पार्टी के साथ जो खत्म हो गई हैं, ये क्या मामला थे? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी में मैंने किसी वक्त किसी एक लम्हा भी नहीं कहा कि मैं किसी और जमात में जा सकता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि अगर मैं करीब तर मेरे ज़हन के कोई और जमात पीपल्स पार्टी के अलावा थी तो वो इमरान की पीटीआई थी। इमरान के साथ एक कंफर्ट लेवल है, 60 साल से हम साए हैं, 60 साल से दोस्ती है। आई नो हिम। जब वो मेरे से चूँकि वो 5 साल छोटा है तो वो वी वर नेबर्स, हम साए थे और जमान पार्क में, और इसलिए मुझे वो कंफर्ट तो है। और बात भी की उसने इमरान ने तो जलसों में कहा कि और पब्लिकली कहा कि एतजाज एहसन हमारे साथ आना चाहिए। पर मैं आपको ये बताऊं, मेरी अब उम्र नहीं है पार्टी चेंज करने की। पार्टीज में मैंने इमरान को भी कहा मेरी उम्र नहीं है अब 8वीं दिहाई में आके बंदा फिर पार्टी चेंज करे, इस कल्चर को ही खत्म होना चाहिए। पर मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम इन द पीपल्स पार्टी। ये भी एक डेफिनेट एक हकीकत है और अटल हकीकत है, लेकिन इसके साथ एक अटल हकीकत ये भी है कि इमरान के साथ 60 साल गुजरे हैं, दोस्ती है। मैं दोस्ती इतनी गहरी दोस्ती को नहीं छोड़ सकता। और फिर अगर उसके साथ जुल्म होगा
और यही देखे ना, अब उससे निशान ले लिया उसकी पार्टी और कहते हैं हाथ दोनों पीछे बांध के और कहते हैं कि तुम लड़ो इलेक्शन। ये तो तबाही कर दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और सुप्रीम कोर्ट ने। इससे मैं आपको एक दो चीजें से बता दूं, आप देखें इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है और किस किस का हुआ है। जब आप निशान ले लेते हैं तो जो अनपढ़ वोटर है, ये अनपढ़ वोटर के लिए होता है, ये अमेरिका बरतानिया में नहीं होता, ये होता है अब हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कि अनपढ़ वोटर नाम नहीं अपने कैंडिडेट का 20 नामों में निकाल सकता, उसको कहते हैं सेब तुम्हारा निशान है, तीर तुम्हारा निशान है। अब वो ये निशान किसका हुआ फिर? ये पार्टी का ना हुआ, ये असल में वोटर का है। हम कहते हैं जी पार्टी का निशान, पार्टी का निशान, कोई पार्टी का निशान नहीं, ये वोटर का है और खासकर अनपढ़ वोटर का। अब 70% नाखानगी हमारे यहाँ, इसका मतलब है कि कोई 6 करोड़ में से आपने को 5 करोड़ वोटर को बिल्कुल ही ना दहिंदा कर दिया, ना खानदा कर दिया, उसके पास राइट ही नहीं रहा। अब कसूर ये जो बताते हैं क्यों किया कि जी जो इलेक्शन कमीशन थी इनकी अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जी, जो एक पार्टी ने रूल आइन दिया हुआ था अपने आप को, उसकी खिलाफ वर्जी करते रहे। चलो दो चीजें देखें, एक अगर 10-12 ओहदेदार अशखास एक गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं, नहीं उनको समझ आता सही, जो भी वो गलत काम करते हैं, उसकी सजा आप 5 करोड़ को दे सकते हैं। हाँ। जबकि आप एक वोट भी इलेक्टोरल लिस्ट से, फहरिस्त से, वोटर्स फहरिस्त से एक नाम भी नहीं निकाल सकते बगैर उस शख्स को नोटिस दिए, शो कॉज नोटिस लिए, उसका जवाब लिए, उस पे उसके खिलाफ गवाह पेश करके, दस्तावेजी सबूत लाके, उस पे जिरा होके, साल सवा साल लगता है आपको एक नाम कटवाने के लिए किसी का। अगर यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं ख्याल आया कि आप पार्टी का सिंबल नहीं ले रहे, आप 5 करोड़ आदमियों को ना खानदा कर रहे हो। इलेक्शन जनरल बात आप कर रहे हैं ना पार्टी सिंबल वाली, इस पर मैं तफसील से आपसे बात करती हूँ थोड़ा सा आगे चलकर, क्योंकि ये बात क्या यहाँ पर रुक गई है, ये भी आज जो एक मुकालमा हुआ है शोएब शाहीन साहब का इलेक्शन कमीशन में, उसके बाद फिर एक और पेंडोरास बॉक्स भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में एक जगह पर कहा कि अगर जुल्म होगा उसके साथ, इमरान खान के साथ, तो आपने कहा कि आप खामोश नहीं रह सकते। सर, इस जुल्म के सिलसिले का आगाज जब हुआ था तो आपकी जमात, जो आप कह रहे हैं कि उम्र के इस हिस्से में आप नहीं छोड़ सकते, वो हुकूमत में थी। सर बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा थे। हमने देखा कि उस वक्त तो किसी किस्म की ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने कोई आवाज नहीं उठाई, बल्कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब की आवाज उठाने पर उन्हें पार्टी से अलहदा होना पड़ा। तो सर आपको नहीं लगता कि उम्र का कोई भी हिस्सा हो, अगर कोई गलती पर है तो फिर या तो उन्हें कॉल आउट करना चाहिए या अलहदा होना चाहिए? पीपल्स पार्टी के इस रद्द अमल को, इस रवैये को, जो कुछ हो रहा है मुल्क में, उसको, उस पर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? इसमें 2-3 चीज़ है। एक तो पहली तो बात यह है कि चेयरमैन बिलावल ने ये एक इंटरव्यू में, और परसों मेरे साथ, मैं भी साथ था उनके, और तकरीर जो की, और उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो छोड़ना चाहते थे, और उन्होंने बहुत सारे घनावने अज़ाइम शरीफ ख़ानदान के, उनके वो उनसे वाकिफ़ है, पर उनके वालिद आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा कि मैंने उनको ये कमिटमेंट की थी उनसे कि आपकी गवर्नमेंट जितनी देर चलेगी हम ना उसको गिराएंगे ना उसको छोड़ेंगे। तो ये थी। दूसरी बात यह है कि बिलावल अब जो बात कर रहे हैं वो क्लियरली बात, और साथ एक्सपोजर कर रहे हैं इनका नून लीग का, वो इसमें कोई हमारी तरफ से कोई बात माने नहीं है कि हम इसकी मुखालफत ना करें, किसी की कैद में रखे जाने की, या किसी को ये निशान गैर आईनी तौर पे वापस हो जाने की। और इस पे बहुत सारे हमारे लोग ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आईनी है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो उन्होंने कानून और आइन डिक्लेयर कर दिया, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। मैं एक हूं
जो मैं कहता हूं, मैं दलील से कहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस कदर गलत है कि कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ये इस कदर गलत। आप निशान लेके पार्टी को भी मुंतशर कर रहे हैं और वो मुंतशर पार्टी कोई उसकी हैसियत ही कोई नहीं रहती। कौमी असेंबली में भी जाके उसको ख्वातीन की सीटों में कोटा नहीं मिलना। अच्छा सर, आपने हर चीज में कर दी है सर, पार्टी मुंतशिर है या पार्टी तहलील हो गई है? शोएब शाहीन साहब का आज मुकालमा हुआ इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत, वहां पे एक मेंबर जो थे KPK के, उन्होंने कहा जी कि आपने हमारी पार्टी को जो है वो 5 साल के लिए तहलील कर दिया, जिसके जवाब में एक मेंबर ने इलेक्शन कमीशन के कहा कि ताहयात ना वो कर दिया, तहलील कर दिया, 5 साल के लिए तहलील नहीं किया। तो थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें पार्टी का इस वक्त स्टेटस क्या है, पार्टी क्या एज ए रजिस्टर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, तहलील है अगर तो कितने अरसे के लिए तहलील है? अब तो ये भी एक कंफ्यूजन हो गई है। ये भी एक बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। हाँ। ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। इन्होंने रास्ता, ये राजा सुल्तान ने ऐसा निकाला है कि वो पार्टी कानून में है, उसका कुछ नहीं कर सकता। राजा सुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी को तहलील नहीं कर सकता, वरना इसने तो गर्दन मचोड़ दी होती। ये पार्टी PTI पार्टी है, वो डिसॉल्व हो सकती है, तहलील की जा सकती है, खत्म की जा सकती है सिर्फ आर्टिकल 17 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन। उसके तहत पहले वफाकी हुकूमत के पास इतना मवाद आना चाहिए कि वो साबित कर सके 2 चीजें, कि एक ये पार्टी मुल्क के खिलाफ कर रही है या ये पार्टी किसी हॉस्टाइल कंट्री, किसी दुश्मन मुल्क के साथ मिलके और पाकिस्तान में सियासत बढ़ा रही है। अब ये 2 चीजें हैं जो साबित करनी कोई आसान तो नहीं है। अब ये मिलिट्री कोर्ट्स में सबूत नहीं, अगर 9 मई को ये बना लें, वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं, ये सबूत आपको सुप्रीम कोर्ट में देना है और सुप्रीम कोर्ट उस पर ट्रायल करती है। नेशनल अवामी पार्टी 1974 में डिक्लेयर हुई थी, डिसमिस हुई थी और उसमें ट्रायल को साल लगा था और गवाह जिरा सब कुछ। फिर ये इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि निशान ले लो, निशान ले लो, तो तहलील नहीं होती, वो हकीकत में है पार्टी पर वो मुंतशर हो गई, वो मुंतशिर हो गई है। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके एक दो बातें इसी इशू से जुड़ी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे अब वो आज़ाद हैं या वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं? क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब जो एक प्ली लेकर गए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उससे तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम PTI के ही कैंडिडेट्स हैं, बेशक हम अलग अलग निशान से इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो इसकी क्या लीगल स्टैंडिंग है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एतजाज़ एहसन साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में। ब्रेक पे जाने से पहले सर जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं सर, वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो सारा कुछ हुआ उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट गए हैं। उन्होंने वहाँ जाकर ये कहा है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हमारे नॉमिनेशन पेपर्स के साथ जो डिक्लेरेशन लगी हुई है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, हम PTI के नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं, हमें आज़ाद कहना जो है वो दुरुस्त नहीं है। निशान चला गया वो एक अलग मामला है, लेकिन पार्टी भी स्टैंड करती है और हमारी पार्टी से एफिलिएशन भी स्टैंड करती है। सर इसकी क्या लीगल स्टैंडिंग है इस क्लेम की? ये इसमें वजन है, बात में वजन है, क्योंकि द स्पिरिट ऑफ द लॉ देखना चाहिए ना। स्पिरिट ऑफ द लॉ ये है कि जो पार्टी, जिस पार्टी के नाम और जिस पार्टी का वोट लेके और तशहीर करके एक मेंबर मुंतखब हुआ है, वो उस पार्टी के डिसिप्लिन के तहत रहना चाहिए अंडर आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो डिसिप्लिन में रखना ये आइन की, क्योंकि आइन का ये तकाजा है, तो कोई उस आइन के मातहत का कानून उसकी खिलाफ वर्जी नहीं इस तकाजे की कर सकता। तो ये एक है मामला दिलचस्प, इस पे बहस यकीनन होगी। और अगर सलमान अकरम राजा साहब का मौक़िफ़ जो है वो प्रिवेल कर जाए, तो वो जो नुक्ता थोड़ी देर पहले आप उठा रहे थे कि जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है और पार्टी की एक एज अ पार्टी स्टैंडिंग का मसला है, फिर आप समझते हैं कि वो फिर बेहतर हो जाएगा, वो रिजॉल्व हो जाएगा PTI के फेवर में?
देखिए इसमें एक सजा तो मिल गई ना, जिस पार्टी को से आपने सिंबल ले लिया उसको 2 सजाएं नहीं मिल सकती। एक सजा मिल गई कि उसका वोटर कंफ्यूज हो गया, मुंतशर हो गया, वो उसको सब याद नहीं रहता, अनपढ़ वोटर है कि निशान अब कौन सा है, कि नाम कौन सा है, और नाम और भी होंगे बैलेट पेपर पे। एक शायद फायदा भी हो जाए उसको कि वो कहेंगे जी जो खाली है खाना, जिस नाम के सामने वो नहीं है, सिंबल नहीं है, हाँ। वो आपका वोटर है, वो आपने उसको वोट डालना। हाँ। ये भी पता लगेगा। ये एक नई जूरिस्प्रूडेंस राजा सुल्तान ने इंट्रोड्यूस की है। अब इस जूरिस्प्रूडेंस में ये भी तो हो सकता है ना कि वोटर को ये कहा जाए कि जिस नाम के आगे निशान नहीं है उस पर आपने स्टैंप लगा देनी, और वो इनका हो। तो अब बाकी सबको तो मिल गए निशान सर, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं स्टूडेंट सेट करते करते जो आप कह रहे हैं कि कोशिश हुई है करने की, तो सर ये तो इलेक्शन की तारीख पर फिर असरअंदाज नहीं हो जाएगा सारा मामला, क्योंकि ये बात ऑलरेडी चली है कि अगर बैलेट पेपर को रीप्रिंट करना पड़ा तो फिर 8 फरवरी की डेट को मीट करना मुमकिन नहीं होगा। नहीं, बैलेट पेपर को रीप्रिंट करना पड़ेगा। अगर बैलेट पेपर देखें, बैलेट पेपर में अगर सब नामों के आगे निशान है और एक पार्टी के कैंडिडेट के सामने वो निशान नहीं है, क्योंकि निशान तो नहीं दिया जा सकता उसको, तो उस खाली जो जगह है उस पर मोहर लगानी हो तो वो तो आसान हो जाएगा बहुत। और ये अब फंस गए, इलेक्शन कमीशन फंस गई है। इलेक्शन कमीशन ने हर कोशिश की है, और इनकी बदयानती से हम सारों की इलेक्शन, हम सारों का मामला, एक कौम, पूरी कौम, एक पूरी रियासत के इलेक्शन इस तरह खराब हो रहे हैं कि ये चल ही नहीं सकेगा। हाँ। लेकिन सर ये जो बात अभी हम कर रहे हैं ना, सलमान अकरम राजा साहब का मौकफ तो एक है जो उन्होंने अपनाया है, लेकिन सर सवाल फिर वही जो लीगल कुछ इश्यूज हैं, अगर उनके ऊपर बात करें, किसके सिग्नेचर से ये जो कैंडिडेट्स हैं इनकी नॉमिनेशन अप्रूव हुई है पार्टी के अंदर? इमरान खान साहब भी इस वक्त चेयरमैन नहीं है टेक्निकली अगर लीगली बात की जाए, और जो कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके बाद आई थिंक गौहर खान साहब भी जो है वो एक्टिंग चेयरमैन, जो वो कह रहे थे कि वो एक्टिंग चेयरमैन है, वो भी अब नहीं है। तो फिर ये लोग कैसे पीटीआई के कैंडिडेट्स तस्वुर होंगे जब कोई सिग्नेचर ही नहीं है किसी अथॉरिटी का पीटीआई की इनकी नॉमिनेशन के अंदर? इलेक्शन हो जाने दो। हाँ। इलेक्शन में अगर 40-50 सीटें भी किसी पार्टी की आ गई, हाँ। वो पार्टी इन पॉलिटिक्स है, वो पार्टी रेजिस्ट कर लेगी, वो सब कुछ फिर उनको अकोमोडेट ही करना पड़ता है। ये राजा सुल्तान मालूम नहीं, एक और भी सुल्तान उसके साथ राजा सुल्तान सिकंदर, ये छुपता फिरेगा। जी जी सर, मैं नाम बता रही थी आपको, सिकंदर सुल्तान फिरेगा मुझे तो लगता जी। हाँ, सिकंदर सुल्तान राजा, आई एम सॉरी, बट ये छुपता फिरेगा। इतनी गड़बड़ इस इलेक्शन में ये नई चीजें देखी हैं कि निगरान 90 दिनों से ज्यादा हुकूमत कर सकते हैं, और भाई उनके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं। 90 दिन बाद डेड, खत्म। 91 दिन वो ये ना चीफ मिनिस्टर है ना वो प्राइम मिनिस्टर है। जो अनवारुल हक है वो अपने आप को वाकई वजीर आजम समझना शुरू हो गया। हैरत की बात है सर। सही वजीर आजम है तो सही वैसे नहीं वसी अब वजीर आजम 90 दिन के लिए था, 90 दिन तो मेरे ख्याल उसके भी गुजर गए। तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं है। अच्छा सर, ये जो भी आप बात करें ना कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल जो है वो क्या होगी, इलेक्शन के बाद की सूरत हाल में सर एक खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि अगर इसी तरीके से अगर ये सलमान राजा साहब का मौकफ भी नहीं सुना जाता या माना जाता और ऐसे ही इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं, तो ये जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं, भले अभी कह रहे हैं कि वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं या पीटीआई के हैं, बाद में सर आपको पता है इस मुल्क में बड़ा कुछ होता है आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ लेके आने के लिए। उसके अंदर दबाव का एक एलिमेंट भी होता है, प्रेशर भी होता है, उसके अंदर आपको पता है कि वो भी एक
एक फाइनेंशियल जो है उसकी साइड भी होती है। सर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने के बाद, अगर वो जीत जाते हैं, उनकी कंसिडरेबल सीट्स आ भी जाती हैं, तो ये लोग, ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये नुकसान नहीं दे सकते सर? ये एक खदशा तो है। ये आज़ाद उम्मीदवार, इसमें देखें जो इशू ये है कि पार्टी है, पार्टी तहलील नहीं हुई थी, पार्टी है, उसको एक सजा मिल गई है। वो सजा ये मिली है कि उसको उसका वोटर जो है वो कंफ्यूज है, वो मुंतशर है, उसको पता नहीं किधर वोट डालना है, और बहुत सारे वोट उसके फर्ज करो 20% उसका वोट वो गलत खानों में लग गया। पार्टी है, उसका सिंबल ले लिया गया, एक सजा हो गई, अब उसको दूसरी सजा तो नहीं दी जा सकती। एक जुर्म की एक ही सजा होती, तो दूसरी सजा आप कह रहे हैं कि नहीं? अब आप उसको दूसरी सजा यानी उसको ये जो है कि वो उसको कौमी असेंबली में पहुंच के भी वो उसको कुछ नहीं करना, उसको कोई इख्तियार नहीं, उसका कोई हिस्सा नहीं ख्वातीन की सीटों पे, उसका कोई हिस्सा नहीं अकलियतों की नहीं। लेकिन सर जो बात आप कर रहे हैं वो तो उस सूरत में है ना कि जब वो लोग कौमी असेंबली में पहुंच जाएं और तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहे, उन्हीं के हामी रहे। मैं तो ऑन द कॉन्ट्ररी सवाल कर रही हूँ कि जब ये लोग नशिस्तें जीत जाएंगे उसके बाद आपको नहीं लगता कि इस मुल्क में बड़े पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं जो अप्लाई किए जाते हैं आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ लेके आने के लिए? सदर ये जो अलीम खान साहब हैं IPP के सदर, उन्होंने कहा जी कि मुतअद्दिद जो आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले PTI के लोग हैं वो मेरे साथ राब्ते में हैं। बल्कि बिलावल साहब के हवाले से भी कहा गया कि उन्होंने कहा जी कि मैं आज़ाद लोगों को मिलाकर गवर्नमेंट बनाने में कोई खराबी नहीं समझता। तो ये एक राय सामने आई कि बिलावल साहब की भी निगाहें जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ हैं। नहीं, आज़ाद उम्मीदवार भी होंगे उसमें, असेंबली में बिल आखिर आज़ाद उम्मीदवार भी आते हैं, पर देखना यह है कि क्या इनको मंसूब किया जाएगा किसी सियासी जमात के साथ या किसी वो कि ये आज़ाद होंगे। मैं समझता हूँ कि एक सज़ा, एक जुर्म की एक सज़ा हो सकती है, दो तीन सज़ाएं नहीं हो सकती कि फिर उसको एक और मरहले में जाके वो सज़ा हो जाए कि आपको ख्वातीन और अक़लियतों की सीटें नहीं मिल सकती। वहाँ जाके ये उसमें जो भी इस पार्टी के होंगे वो अपना एक पार्टी हेड भी इलेक्ट कर लेंगे, हाँ। और उसके थ्रू फिर वो बाकी कारोबार करेंगे। यानी कि आपको इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात जो है वो बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आगे कुछ इस इशू पर भी बात करूंगी। एट द सेम टाइम बिलावल भुट्टो साहब की लाहौर में पंजाब की पॉलिटिक्स में एंट्री और जो रद्द अमल आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने कहा था एतजाज़ एहसन साहब मौजूद है, उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब का जो एक फोकस दिखाई दे रहा है सर इस वक्त पंजाब पर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये अब जाहिर है तरह तरह की, आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर वो तज्ज़िये और तबसरे जो है उनका आगाज़ हो जाता है। बिलावल साहब का पंजाब में आना, बहुत से लोग एक तो ये कह रहे हैं कि कोई एश्योरेंस है, बिलावल साहब को बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं वो पंजाब के अंदर, और ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि जीत उन्हीं की होगी। नून लीग के रद्द अमल के ऊपर भी मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा इस पर कॉमेंट कर दें। बिलावल का पंजाब आना बड़ा एक खुशगवार मरहला है उनके करियर में भी, और मैं तो 8-9 साल से अपनी पार्टी को मैं कहता रहा हूँ तकरीबन हर मीटिंग में कि आप पंजाब में आए, पंजाब में रहें, 15 दिन आप पंजाब में रहें, 15 दिन आप दूसरे सूबों में रहें, आप मतलब अपना शानदार घर भी है यहाँ बिलावल हाउस, और कोई यू शुड बी विजिटिंग मोर। और मैं यहाँ हमें ये रहा है एक किस्म का शिकवा के ये पंजाब को बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने इग्नोर किया है, और जिस तरह पंजाब ने जिस वार्म्थ के साथ, जिस खुशदिली के साथ बिलावल को रिसीव किया है, उसको ये अभी इसमें मैंने तो एक जलसे में उनके साथ बैठ के देखा है, वो
उसमें जियाले में 440 वोल्ट चल रहा है, अगर 1100 वोल्ट नहीं, वो री एनर्जाइज हुआ हुआ है। हाँ। और इसके साथ ये भी है कि जो डायरेक्ट इस वक्त फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, ये इस कौम की के साथ एक जबर और जुल्म है कि एक बड़ी पार्टी को बाहर निकाल के और आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये हमें कोई पार्टी वालों को भी इसमें कोई खुशी नहीं है। और वो अलबत्ता वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड मरियम और नवाज शरीफ मांगते थे कि नवाज शरीफ जो मफरूर मुजरिम लंदन में बैठा है, 4 साल मफरूरी काट के उसके यहाँ आके उसको एज प्राइम मिनिस्टर रिसीव किया जाता है, बायोमेट्रिक उसके एयरपोर्ट पे होते हैं। और बीबी जो है वो फरमाती है कि आप पहले फितने को अंदर करें, फिर फितने को जंजीरें बांधें, फिर फितने को सजा दें, फिर फितने को किसी दूर दराज जेल में भेज दें, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी और फिर हम आएंगे। अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो उन्होंने बनवाई है ऐसी, और हमने ये कभी नहीं मांगा किसी को जेल में डालो, किसी को ये जिद बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ की थी, और यही लंदन की जो एग्रीमेंट है उसमें तय हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिलावल का पार्टीज को, अच्छा आप कह रहे हैं कि लंदन एग्रीमेंट में तय हुआ है, बिलावल का लाहौर आना आप कह रहे हैं अच्छा है, खुशाइंद है। बिलावल लाहौर में पंजाब में जहां पर भी बात कर रहे हैं बड़ा आड़े हाथों ले रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स हैं उनकी। उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आते हैं, ये माजी भी अगर आप उठाकर देख लें, वो इंतकाम की सियासत करते हैं, आगे भी वो ऐसा ही करेंगे। मैं अंडरस्टैंड सर ये करना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ इंतखाबी नारे हैं, इंतखाबी स्टेटमेंट्स हैं, मीडिया ऑप्टिक्स हैं, लोगों के लिए ऑप्टिक्स हैं, वोटर्स के लिए, या वो एक्चुअली ही मीन्स व्हाट ही इज सेइंग अबाउट हिम। बिलावल ने जो बातें की हैं ये सारी नवाज शरीफ के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में, वो सब दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। ये मुंतकिम मजाज भी हैं। ये एक ऐसा सब पे चला है कुलारा नैब का, किसी ना किसी अंदाज से सब पे चला है। अगर एक खानदान है जिसने मनी ट्रेल नहीं दी, जिसने कुछ 3 के 4 मौकफ रखे हैं कि ये पैसा किधर से आया, अजीजिया मिल के जरिए आया, कतर के खानदान के डायरेक्टली, वो कतरी शहजादे का तो खत है ना कि हमने पैसा दिया ये। और मियां नवाज शरीफ का जो बयान है नेशनल असेंबली में, वो दुबई में इन्वेस्टमेंट, फिर अजीजिया मिल और फिर लंदन। जो हुसैन नवाज का है वो है कि ये हमारी है, और असल में ये मरियम बीबी की, हमारी बहन की है, वो बेनिफिशियल ओनर है। वो उनसे पूछा जाता है तो वो कहती है मेरे पाकिस्तान में, बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। तो एक ऐसी फैमिली है जिसको अरबा रुपए की जायदादें हैं, पर कोई मनी ट्रेल नहीं दी उन्होंने। और वो इस तरह उनकी रिसेप्शन हुई है जब वो वापस आए मियां साहब, और वो फरारी से, ये भी एतजाज साहब खाली रिसेप्शन नहीं हुई है, क्लियरेंस भी हो गई है। अब ये जो बातें आप कर रहे हैं, अब तो ये कहती है कि झूठे इल्जाम थे, हमें बरी कर दिया गया हर चीज में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो झूठे इल्जाम तो वो बस अदालतें भी आप देख लो, उनके लिए अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म से, की इजाजत से कम से कम, अगर हुक्म से नहीं, वैसे तो हुक्म, बायोमेट्रिक की सेंसिटिव मशीनें उठा के हाई कोर्ट से लाई जाती हैं एयरपोर्ट पे, ताकि ये इनको अदालत में पेश होने की जहमत ना करनी पड़े, ये सीधे चले जाए वहां से लाहौर। अच्छा, इस सब के बावजूद बिलावल भुट्टो साहब अब जो तनकीद करते हैं, जलसों में गुफ्तगू करते हैं PMLN पर, नवाज शरीफ साहब पर, 2 बातें सर। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो क्या ये बात फिर तय समझी जाए कि नून लीग इत्तेहादी नहीं होगी, या फिर सियासत के अंदर ये सब कुछ करना पड़ता है, नून लीग इत्तेहादी हो सकती है?
देखिए, एक चीज़ तो मैं वजाहत कर दूं कि बिलावल साहब जो बातें कर रहे हैं, मैं तो शुरू दिन से कर रहा हूँ। मैं तो पहले दिन से इस बात पे कोई बगैर किसी, और मुझे मेरे से कुछ दोस्त मेरी पार्टी के अंदर, पार्टी में, वो अगर गुरेज करते थे तो उसकी ये वजह थी, पर अब हम सबको मिला दिया है। बिलावल की इस चेयरमैन बिलावल की इस हिकमत अमली और इस पॉलिसी और इन बयानात ने, जो कि सरीहन सच हैं, और उसकी बिलावल को जो एक इसमें एडवांटेज यह है कि ही, जिसको कहते हैं, ही इज स्ट्राइकिंग अबव हिज पावर, अपने उनके लेवल से ऊपर होके। और अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं स्ट्राइकिंग अबव हिज लेवल या अबव हिज पावर, उसके जवाब में पीएमएलएन की तरफ से बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं सर। वो कहते हैं कि तहजीब सीखने की जरूरत है। बिलावल बदतहजीबी का मुजाहिरा कर रहे हैं एंड टू एन एक्सटेंड की मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि बिलावल किस मुंह से ये बातें करते हैं। सिंध में ऐसी कौन सी कारकर्दगी है बिलावल की जो ये दावा कर सकते हैं कि वो लेकर पंजाब में आएंगे और लोग उसकी बुनियाद पर वोट दे देंगे बिलावल को? सिंध में जो अस्पताल है कार्डियक, दिल के, वो अस्पताल ऐसे हैं कि मियां नवाज शरीफ को लंदन जाके दिल का इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में होगा और हो सकता है। और मतलब इतने जो दीगर मेडिकल शोबे हैं उनमें भी किया है। मियाँ साहब समझते हैं कि सिर्फ ईंटें और कंक्रीट ये लगा दो और बिछा दो, सड़कें बना दो, तो इसका बस बहुत काम हो गया। वो काम भी अच्छा है, मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन ये क्या कि सिर्फ वही काम, इंटेलेक्चुअल आपने कोई क्रिएट किया फोरम जिसमें इंसान की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हो और डेवलपमेंट भी हो, उस तरफ जो है वो फोकस सिर्फ वो नहीं है। जिसमें सीमेंट और सरिया लगता हो उसमें कमीशन भी जल्दी मिलती है। हाँ। सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं बिलावल साहब हो गया इनको जी, जो पंजाब में पॉलिटिक्स में एंट्री है और जो रद्द अमल, उस पर मजीद आपसे बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और ज्वाइन किया। आज भी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।